आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ, ठीक है ना। कल हमने आपको पूरा बेसिक बताया था कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने नंबर का आएगा। तो अगर मैथ के हम सिलेबस की बात करें तो मैथ में आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, ठीक ना। हम इसका सिलेबस का नाम एक बार लिख दे रहे हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। से आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसके बाद दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ। इसके बाद तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है अनुपात, रेशियो। और चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है औसत। इसके बाद प्रतिशत, और इसके बाद आपको पढ़ना है लाभ और हानि। इसके बाद बट्टा या छूट। इसके बाद बट्टा के बाद आपको पढ़ना है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद मिश्रण, एलिगेशन। मिश्रण के बाद आयु, एज। इसके बाद चाल, समय और दूरी, और दूरी। चाल, समय और दूरी पर साधारण वाले से भी सवाल होंगे, और इसी में कह सकते हैं हम लोग रेलगाड़ी पर आधारित सवाल, या अलग ही लिख सकते हैं आप। इसके बाद रेलगाड़ी पर आधारित। क्योंकि ये भी चाल, समय और दूरी का ही चैप्टर है, ये पढ़ना है। इसके बाद कार्य और समय, वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। और एक चैप्टर है पाइप और टंकी, पाइप और टंकी। इसके बाद एक है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में भी आपका जैसे मान सकते हैं एक अलग चैप्टर ही डाल सकते हैं। एक होता है वर्गमूल, वर्ग अथवा वर्गमूल। इसके बाद घन अथवा घनमूल, और एक है घातांक एवं करड़ी, घातांक एवं करड़ी। इतने चैप्टर आपको पढ़ना है। बाकी एक हम लिख सकते हैं डीआई भी लिख सकते हैं, डीआई भी पूछता है। ये आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में पढ़ना है, समझ में आ गया ना। तो ये है अंक गणित, यानी इसकी अगर हम बात करें तो ये है अंक गणित। तो अंक गणित में आपको संख्या पद्धत, नंबर सिस्टम, लासा मासा, एलसीएम और एचसीएफ, अनुपात, रेशियो, औसत, एवरेज, प्रतिशत, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशन, एज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। इसके बाद ट्रेन, बेस्ड ऑन ट्रेन, वर्क एंड टाइम, पाइप एवं टैंकी, यानी। इसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, इंडेक्स और करड़ी यानी घातांक एवं करड़ी, फिर डीआई। इतना चैप्टर आपको पढ़ना है।
ये है अंकगणित। इसके बाद है आपका एडवांस मैथ। एडवांस मैथ, एडवांस मैथ में आपको पढ़ना है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति। दूसरा आपको पढ़ना है बीजगणित, बीजगणित अलजेब्रा। और आपको पढ़ना है इसमें त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। और चौथा आपको पढ़ना है ज्यामिति, ज्यामिति। और इसके बाद आपको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति। और आपको जो पढ़ना है मेन टॉपिक, बस इतने ही मान सकते हैं, इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। बाकी आप और लिख सकते हैं विविध, विविध। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस है उसमें आपको इतने टॉपिक हर हाल में तैयार करके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। एडवांस मैथ की बात करें तो क्षेत्रमिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति। मैथ और रीजनिंग का पूरा क्लास ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी चलेगा, है ना। आप बाद में भी देख सकते हैं। समझ में आ गया ना। जैसे कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, पूरा क्लास रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं। और जो चैनल है उसे हम उसमें ग्रुप में डाल देंगे, सही ना। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर सकते हैं। चैनल का नाम है AIMS 247, है ना। सर्च करेंगे उस पर वीडियो मिलेगा आपको। बाकी ग्रुप में नंबर जुड़ा, ग्रुप में हम डाला करेंगे। किसी को दिक्कत हो बताइए इसमें, समझ में आया ना सारा टॉपिक। तो ये आपके मैथ्स का सिलेबस है। इसके अलावा जैसे कभी कभी ना क्रमचय, संचय, प्रायिकता के भी सवाल आता है, तो वो सवाल ना के बराबर आते हैं। सांख्यिकी आता है, जैसे एक सांख्यिकी भी आता है, सांख्यिकी हुआ, क्रमचय, संचय, प्रायिकता हो गया, तो बहुत गहराई में सवाल नहीं पूछता, सीधे बहुलक पूछ लेता है। मतलब टॉपिक से सवाल आते हैं, लेकिन वो बहुत रियल केस में सवाल आते हैं। कभी कभी से आपसे पूछ लेगा 4 6 9 3 2 1 4 6 7 8 कुछ संख्या लिख के बताइए इसमें बहुलक कौन सा है। इसका मतलब वो जो टॉपिक है वो क्रमचय उसका है, सांख्यिकी का, स्टैटिक का। समझ में आ गया ना। तो वो टॉपिक भी, जैसे जो विविध का मतलब जो और भी छोटे वाले सवाल हैं जिसको हमने यहाँ नहीं लिखा है, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो एग्जाम के दृष्टि से आता है। लेकिन इतना टॉपिक जो है ये लगभग हर एग्जाम में पूछता है। इसमें से आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप नहीं पढ़ के जा सकते। हाँ, जैसे इसमें मेंसुरेशन है, तो मेंसुरेशन से सवाल आपको 100% मिलता है, ना। 1 से 2 सवाल देखिए मेंसुर इधर वाले तो अंकगणित तो आप जानते हैं। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति का मतलब होता है एरिया निकालना, माप निकालना। जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंख हो गया, सही ना, प्रिज्म हो गया, इन सबको बोलते हैं क्षेत्रमिति से संबंधित। बीजगणित का मतलब जिसमें हम लोग पढ़ते थे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना। इस टाइप के समीकरण बीजगणित में पढ़ते थे। त्रिकोणमिति साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, ये वाले सवाल भी। ज्यामिति का मतलब रचना से संबंधित, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग। समझ में आ गया ना। कोई एक वृत्त है, जैसे आपसे सवाल ऐसे आ जाता है कि एक वृत्त है, इसकी एक जीवा है, इस जीवा पर एक कोण इधर बना है, दूसरा कोण इधर बना है, ये वाला कोण अगर 60 अंश का है तो इस कोण का मान बताइए। तो इस टाइप के सवाल हम लोग पढ़ते हैं ज्यामिति में। समझ में आया ना। एक होता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब जो हम लोग पढ़े थे हाई स्कूल में, x अक्ष, y अक्ष, सही ना। जैसे निर्देशांक ज्यामिति की हम बात करें तो इसमें हम लोग पढ़े थे, एक पढ़े थे x अक्ष, जैसे इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। ये y है तो इधर नीचे y माइनस होता है, इधर x है, इधर होता है x माइनस। हाँ, इधर प्लस होता है, इधर माइनस। ये प्लस है, ये माइनस है। क्लियर ना। यहाँ मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, सही ना। मतलब ये बीच में 0 0, यहाँ से 0 से इधर चलेंगे तो प्लस होगा। जैसे 1 2 3 4 5, ऊपर चलेंगे तो भी प्लस होगा, 1 2 3 4 5, इधर चलेंगे तो माइनस होगा, -1 -3।
इसी तरह -1 -2 -3। तो आपसे पूछता है कि जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है, एक का निर्देशांक यहाँ पर है, मतलब रेखा का समीकरण, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, इस टाइप के सवाल हम लोग पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। इसके बाद हमने कहा जैसे विविध का मतलब, जैसे अभी हमने कहा जैसे इसमें विविध के टॉपिक की अगर बात करें तो सांख्यिकी हो गया, उसमें बहुलक पूछ लेता है, केवल उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुलक ज्यादा पूछ लेता है। विचलन हो गया, माध्य विचलन हो गया, मतलब ये पूछता है लेकिन बहुलक ज्यादा पूछता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें बहुलक ही पूछता है कि एक लाइन लिख देगा, जैसे कोई भी संख्या लिख देगा 2, 3, फिर से 3, 5, 6, 9, 3, 5, 1 ऐसे लिख देगा। पूछेगा इसमें से बहुलक कौन सा है, बहुलक, हाँ तो बहुलक कौन सा, 3 है, क्योंकि 3 बहुलक का मतलब है जो संख्या में ज्यादा बार हो, है ना। इस टाइप का पूछता है, विचलन, माध्य विचलन, तो ये भी हम लोगों को पढ़ना है। एक होता है क्रमचय संचय का टॉपिक, है ना, तो मैथमेटिकल रीजनिंग में भी कह सकते हैं। जैसे एक सवाल आता है जैसे कि एक ताला है जो 3 अंकों का ताला है। अंक का ताला का मतलब जो हम लोग ताला देखे होंगे नंबर से खुलता है, नंबर से लॉक होता है ना, जैसे एक चाबी से खुलता है, एक नंबर से होता है, उसमें नंबर लिखा होता है, जैसे 0, 1, 2, 3 से लिखा होता है, 0 से लेकर 9 तक वो नंबर मिलाते हैं तब खुलता है ताला। नहीं देखे आप लोग? हाँ, ट्रॉली बैग में होता है, मतलब ट्रॉली बैग में भी रहता है, बाकी नॉर्मल ताला भी मिलता है, नंबर वाला ताला, चाबी नहीं लगा होता उसमें। जिसे वो एक प्रकार से कोड टाइप का होता है, पासवर्ड जैसे मोबाइल में हम लोग डालते हैं ना, वैसे उसमें एक नंबर आप फिक्स कर सकते हैं। जैसे ये नंबर होता है, तो ये नंबर जैसे हमने मान लीजिए कोई ताला खरीद के लाया, उसका नंबर हमने कोड डाल दिया, जैसे उसमें फिक्स करने वाला होता है कि 2, 3, 5। तो जब इसमें 235 लिखा होगा तभी वो ताला खुलेगा, बाकी दूसरे अंक पे नहीं खुलेगा। तो 235 पे लाग रहेगा, तो जब आदमी ताला लगाएगा तो ये अंक बदल देगा, मतलब ये इसे 0, 0 कर देगा, 0, 0 कुछ भी कर देगा। अब जो जानता होगा वो 235 तुरंत सेट कर लेगा, खुल जाएगा, जो नहीं जानता होगा वो इसको घुमाएगा उसी में। समझ में आ गया ना? तो इस टाइप का भी ताला आता है। तो वो एक पूछ लेगा कि एक 3 अंकों वाला ताला है, इस ताला को एक चोर कितनी बार खोलने में असफल हो सकता है। असफल होने का मतलब सफल कितनी बार हो सकता है, तो सफल तो सिर्फ एक बार हो सकता है भाई। एक के बाद जब 235 आएगा तभी खुलेगा ना, बाकी नहीं खुलेगा। जैसे आपके पास 10 चाबी दे दिया जाए, तो 10 चाबी में से कोई अगर चोर है तो कितनी बार फेल हो सकता है, 9 बार फेल हो जाएगा भाई। 10 चाबी में से अगर एक चाबी लग रहा है तो 9 बार फेल होगा ना, एक बार सफल होगा। तो इसे यहाँ इसका मतलब यह है कि इस 3 अंकों की सहायता से कुल कितने अंक बनाए जा सकते हैं, तो जितना बनता होगा उसमें से एक सफल होगा, बाकी असफल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे आपको हाथ मिलाने वाले सवाल हो गए, बहुत से सवाल हैं, सही ना। तो जो हम लोगों को इसमें बचा खुचा सवाल है वो सब पढ़ लेंगे। बाकी ये आपका मेन टॉपिक है जो आपको इतना तैयार करना है, ये था इसका सिलेबस। तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ठीक है ना। आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति देखिए, संख्या पद्धति का मतलब होता है संख्याओं के बारे में जानना। संख्या पद्धति आपका जितना अच्छा क्लियर होगा उतना अच्छा आपको हर टॉपिक समझ में आएगा, सही ना। संख्या क्या है, कैसे है, इनके बारे में जानना। तो अगर हम बेसिक बात आपको बताएं तो हम लोग किस संख्या पद्धति को पढ़ते हैं, पता है? जो हम लोग दैनिक जीवन में संख्या पद्धति पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं? बाइनरी पढ़ते हैं। हम लोग किस संख्या पद्धति का यूज करते हैं? सिंपल सा सवाल है, ये सवाल भी अभी उत्तर प्रदेश मतलब पुलिस में पिछली बार एक जीएस का सवाल पूछा था ना
कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के नियम में किसका नियम का प्रयोग करते हैं? पिछली बार जो उत्तर प्रदेश पुलिस होता है इसमें जीएस टाइप का सवाल भी पूछा था। तो हम लोग, ये तो नॉर्मल सवाल है, जिस संख्या पद्धति का हम लोग अपने दैनिक जीवन में लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये किस पद्धति का है? पद्धति जानते हैं? पद्धति का मतलब तरीका से आपने पढ़ा होगा, एक रोमन पद्धति पढ़े ना। तो रोमन पद्धति में जैसे कैसे लिखते हैं, रोमन की अगर बात करें, रोमन, तो रोमन में 1 ऐसे लिखते हैं, सही ना, 2 ऐसे लिखते हैं, 3 ऐसे लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं, सही ना। अगर 10 5 लिखना होगा ऐसे लिखते हैं, मतलब ऐसे लिखते चले जाते हैं, 10 को ऐसे लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं। तो ये कौन सा पद्धति है? रोमन। ऐसे एक होता है बाइनरी पद्धति, एक होता है बाइनरी पद्धति। बाइनरी पद्धति से भी सवाल पूछ लेता है। बाइनरी पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग करते हैं? 2, या तो 0 या 1, 0 या 1, समझ में? जिसमें 0 और 1 का प्रयोग करते हैं वो कौन सा पद्धति होता है? बाइनरी। इसमें केवल 2 अंक होते हैं, या तो 0 या तो 1। से अगर 1 लिखना होगा तो केवल 1 लिखेंगे, मतलब ये 1 है, इसका मतलब ये बाइनरी का 1 है, और डेसिमल का 1 को ऐसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए आपको दशमलव का 2 लिखना है, मतलब इस पद्धति में 2 लिखना है, तो बाइनरी में कितना लिखते हैं? बाइनरी में ऐसे लिखते हैं, मतलब ये 2 लिखा है, 2 लिखा है, समझ में आ गया ना। अगर आपको 3 लिखना होता है तो 3 अगर हमको मान लीजिए बाइनरी में लिखना है, तो बाइनरी में हम ऐसे ऐसे लिखते हैं, बाइनरी का 3, ये आपका 3 है, ये 11 नहीं है, ये 3 है, ये बाइनरी का 3 है, मतलब 1 1 को बाइनरी में 3 पढ़ेंगे, बाइनरी एक अलग भाषा है। तो ऐसे हमने आपसे पूछा कि हम लोग तो ऐसे लिखते हैं ना, हम लोग तो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे लिखते हैं ना, 10 11। तो ये कौन सी पद्धति है? कौन सी पद्धति है? ये है दशमलव संख्या पद्धति, समझ में आ गया ना, डेसिमल नंबर सिस्टम। हम लोग जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं वो कौन सी पद्धति है? डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति। क्लियर है ना। तो हमें कौन सा पढ़ना है? हमें प्रेजेंट टाइम में हम लोग, सभी लोग, जितने लोग मैथ पढ़ रहे हैं, सब यही अंक लिखते हैं ना। तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में जिस संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं उसको कौन सा पद्धति बोलते हैं? दशमलव संख्या पद्धति, ठीक है ना, इसी का प्रयोग करते हैं हम लोग। चलिए, बेसिक हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, लिख लेना, हेडिंग डाल लेना, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में ये तो पता ना कौन सा तरीका हम पढ़ रहे हैं। तो लिख लेना दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति। या इसी को इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम्स, दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। दशमलव संख्या पद्धति क्या है? जिस संख्या पद्धति का हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, सही ना, उसी को बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस संख्या पद्धति का हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उसमें 10 चिन्ह होते हैं, सही ना, उसमें 10 प्रतीक होते हैं, 10 सिंबल होते हैं। सिंबल कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही 10 होते हैं ना। इसके अलावा 11 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, वो तो संख्या है। यही इन्हीं की सहायता से सब बनता है। इसका मतलब जिस दशमलव संख्या पद्धति से लगाते हैं क्योंकि इसमें 10 चिन्हों का प्रयोग किया गया है, और इन्हीं 10 चिन्हों को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, इन्हीं 10 चिन्हों की वजह से बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। बाकी इन 10 चिन्हों को क्या बोलते हैं? अंक, डिजिट। एक होता है अंक और एक होता है संख्या। अंक अलग है ना, और एक होता है संख्या, तो इसको क्या बोलते हैं? अंक, डिजिट। और इसमें जो 0 है, इस 0 को क्या बोलते हैं? इस 0 को बोलते हैं असार्थक अंक, असार्थक अंक। अगर आपसे बाई चांस पूछ ले निम्नलिखित में से असार्थक अंक कौन सा है, तो 0। बाकी ये कौन से अंक हैं? ये है सार्थक अंक, सार्थक अंक। यानी ये है सार्थक अंक और ये है असार्थक अंक, इनसिग्निफिकेंट नंबर और सिग्निफिकेंट नंबर। क्लियर है ना।
तो दशमलव संख्या पद्धति जो बोलते हैं, दशमलव संख्या पद्धति में 10 चिन्ह होते हैं, इन्हीं 10 चिन्ह की वजह से इसको बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। इन 10 चिन्हों को क्या बोलते हैं? इन 10 चिन्हों को बोलते हैं अंक। इन 10 चिन्हों को अंक बोला जाता है। इन्हीं 10 अंकों की सहायता से ही हम किसी भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है ना? किसी का दिक्कत हो बताइए। जैसे संख्या क्या और अंक क्या, अगर हम बात करें संख्या, तो एक होता है संख्या और एक आपका होता है अंक। तो अंक कौन से? जैसे 1 एक अंक है, 2 एक अंक है, 3 एक अंक है। लेकिन अगर हम लिख दे 13 तो 13 क्या है? एक संख्या है। समझ में आया ना? ये एक संख्या है, जबकि यह कि सब क्या है? अंक है। अंक हमेशा सिंगल होगा। संख्या क्या होगा? संख्या सिंगल भी हो सकता है और डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। जैसे ये जो एक है, ये एक अंक की संख्या भी है और एक अंक भी है। जबकि ये 13 क्या है? तो 13 संख्या है और इस संख्या में अंक कितने हैं? तो अंक हैं 2। संख्या कितनी? 1। अंक कितने? 2। समझ में आ रहा है ना सबको? जैसे हम कहें 512, तो 512 कितनी संख्या है? संख्या कितनी है? 1 है। संख्या 1 है ना? अंक 3 है। 512 में 3 अंक है। संख्या कितनी है? 1। समझ में आ गया ना? यानी इस 512 को हम लोग बोलेंगे इसमें संख्या कितनी है? तो संख्या 1 और अंक कितने हैं? तो अंक है आपका 3। जैसे कोई भी संख्या हम लिख दें 9 4 6, 9 4 3 6 2 5, तो ये कितनी संख्या है? एक संख्या है। लेकिन इस संख्या में अंक कितने हैं? 3 3 6, तो 6 अंक हैं। किसी को दिक्कत है? समझ लेंगे ना सब लोग अंक एवं संख्या। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप किस संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं मैथ लिखते समय, तो जनरली हम लोग दशमलव संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें कि संख्या कैसे बनती है, संख्या बना सकते हैं ना? संख्या कैसे बनती है? संख्या कैसे बनती है? हाउ टू मेक ए नंबर। संख्या कैसे बनती है? कोई बताएगा? बताइए जिसको आता हो। अंकों के योग से 2 या 2 से अधिक अंकों के योग से संख्या बनता है। कैसे बनेगा? अंक मिलकर संख्या बनाते हैं। जैसे एक अंक 1 है, एक अंक 2 है, तो 12 बनाना होगा तो कैसे लिखेंगे? जोड़ के देंगे, जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे फिर? हाँ, देखिए संख्या कैसे बनाते हैं। तो संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को जोड़ा जाता है। स्थानीय मान सुने हैं? स्थानीय मान और जातीय मान नहीं सुने हैं? चलिए, ये कक्षा 2 या 3 से ही है स्थानीय मान, सही ना? नहीं सुने तो अब सुनना, थोड़ा सा प्रयास करिए। समझ में आ गया ना? स्थानीय मान कक्षा 2 में है, तो और 2 में ही है स्थानीय मान। जबकि आज के बच्चों ना, जो आज वाले बच्चे हैं, वो स्थानीय मान LKG और UKG में, जैसे हमारी लड़की है ना, वो भी 1 में पढ़ती है और वो स्थानीय मान जानती है। समझ में आ गया ना? कैसे वो हमसे अभी 4-6 दिन पहले पूछ रही थी स्थानीय मान, मतलब हमको बता रही थी कि हमको स्थानीय मान आता है। तो हमको बताओ, तो मतलब बता रही थी। इसका मतलब 1 में पढ़ाया जा रहा है आज के समय में, सही ना? तो अभी आप समझ लेना कि आप अभी कहां पर हैं, इसलिए प्रयास ज्यादा करना अब, है ना? रियलिटी की बात है, किसी का 1 या 2 का किताब ले लेना, उसमें स्थानीय मान है। तो स्थानीय मान क्या होता है? तो संख्या कैसे बनती है? संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को जोड़ा जाता है। तो ले लेना संख्या कैसे बनती है। संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को जोड़ा जाता है। अगर आपको यहां नहीं समझ में आएगा तो ये गारंटी फिर आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि स्थानीय मान ये सब बहुत बेसिक चीजें, फिर भी हम आपको बता रहे हैं, सारा आप कुछ बता रहे हैं बिल्कुल बेसिक से।
बस अब समय का अभाव है, समय का अभाव का मतलब पुलिस भी बनना है, सही ना, और समय भी कम है भाई, 3-4 महीने में पढ़ना है, तो स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। सब ये टॉपिक को 3 दिन नहीं पढ़ाया जा सकता, अगर ये बेसिक क्लास हो तो 3 दिन पढ़ाते, मतलब वहां तब तक पढ़ा रहे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता। अब यहाँ आपकी भी जिम्मेदारी, थोड़ा आप समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस का स्पेशल बैच है। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर होने के पहले बैच समाप्त हो जाएगा, ताकि आप, यानी जैसे उसका जब तक एडमिट कार्ड आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस का एडमिट कार्ड, मान लीजिए या डेट आ जाएगा ना, जैसे भी होमगार्ड का डेट पहले ही बता दिया 2 महीना पहले, एसआई का डेट 2 महीने पहले बता दिया, तो मान लीजिए अगर पुलिस का भी 2 महीने पहले पता चल जाएगा कि कब पेपर होगा, तो हम लोग उसी के अनुसार पढ़ेंगे, और उस पेपर के कम से कम 10-15 दिन पहले आपका कोर्स खत्म करना पड़ेगा। भाई आपको बाद में रिवीजन भी तो करना है ना, मॉक टेस्ट भी लगाना है, सब कुछ करना है। समझ में आया ना। तो संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को जोड़ा जाता है, इसीलिए हमने ये प्रयास किया है कि ये पूरा क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन साथों साथ रहेगा, कि ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप अगले दिन मतलब पूछ भी सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए ऑनलाइन केवल देख रहा है तो बाद में कमेंट कर सकता है, कमेंट कर देगा, हम उसका कमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद उसके कमेंट का उत्तर अगले दिन देंगे, स्टार्टिंग में कि कल किस बच्चे को क्या दिक्कत थी। समझ में आ गया ना। बाकी जो ऑफलाइन है वाले हैं वो तो डायरेक्ट पूछे, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को जोड़ा जाता है। अब बात आता है स्थानीय मान है क्या, समझ में आ गया ना। अब तो स्थानीय मान क्या है, तो हेडिंग डालना स्थानीय मान। स्थानीय मान, और एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। जातीय मान, उत्तर प्रदेश पुलिस में यहां से सवाल पूछता है स्थानीय मान और जातीय मान। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू अथवा फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू अथवा फेस वैल्यू। देखिए प्लेस वैल्यू का मतलब है स्थानीय मान और फेस वैल्यू का मतलब है जातीय मान, चेहरे से मान। फेस का मतलब चेहरा, जो जाति है उसका। प्लेस का मतलब स्थान कौन सा है। तो एक चीज ध्यान रखना, किसी भी अंक का स्थानीय मान तो बदलेगा लेकिन जातीय मान नहीं बदलेगा। समझ में आ गया ना। तो लिख लेना नोट करके, किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के प्रत्येक अंक का जातीय मान, प्रत्येक अंक का जातीय मान, जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। वह अंक स्वयं होता है। स्वयं होने का मतलब जो अंक वही जातीय मान, सही है ना। जैसे अगर हम आपसे कहें 5, 6, 3, तो आप बताइए 3 का जातीय मान, तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 6 का जातीय मान 6 ही होगा, और 5 का जातीय मान 5 ही होगा। यानी जातीय मान नहीं बदलेगा। समझ में आ गया ना। जातीय मान जो अंक है वही होगा। जैसे हम आपसे कहें 2, 1, 5, 5, 4 लिखा है, हम आपसे पूछे इस 5 का जातीय मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 5। इस 2 का जातीय मान कितना होगा, 2। इस 5 का जातीय मान 5, और इस 4 का जातीय मान 4। यानी जो फेस वैल्यू है वो नहीं बदलेगा, जो प्लेस वैल्यू है, जो जातीय मान है वो बदलेगा। जो जातीय मान है ये नहीं बदलेगा, जो स्थानीय मान है ये बदलेगा। समझ में आ गया ना। जातीय मान का मतलब, जैसे आप अभी चाहे क्लास में है, कोचिंग में हो, चाहे अपने घर पे हो, चाहे कहीं भी हो, तो जो आपका जातीय है, जातीय मान का मतलब जो आपका मान है, मान तो वही रहेगा ना, लेकिन स्थान बदलने से पोजीशन बदल जाएगा, पोजीशन बदलने से मान मर्यादा बदल जाएगी। जैसे अभी आप यहाँ क्लास में बैठे हैं, अभी आप बच्चे हैं, ठीक ना, अभी आपको दूसरे नजरिए से देखा जाता है। यही जब आप पुलिस में सेलेक्ट होके आएंगे इसी कोचिंग में, तो आपको और बच्चे दूसरे नजरिए से देखेंगे, सही ना। आपका मान सम्मान घर वाले, परिवार वाले सब दूसरे नजरिए से करेंगे, घर वाले भी दूसरे नजरिए से करेंगे। मानते हैं ना चीज। अभी आप बेरोजगार हैं, बेरोजगार का इज्जत दूसरे तरीके से होगा। जब रोजगार पा जाएंगे तो घर वाले भी आपका मान सम्मान दूसरे तरीके से करेंगे। यहां तक कि अगर आप भी अपने घर वालों को ना, बहुत दूर नहीं, अपने घर वाले को या आस पड़ोस वाले को कोई सलाह दीजिए और आपकी सलाह जायज हो तो नहीं मानेंगे वो। अगर वही सलाह कोई दूसरा देगा तो मान लेंगे। तो अगर तो आप मतलब कहेंगे भी ना कि अच्छा हम भी यही कह रहे हैं, तो तभी आप डांटे जाएंगे।
कहने का मतलब अगर आप सक्सेस नहीं है तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा, और सक्सेस है तो कोई ना कोई बात मानेगा, हर कोई मानेगा, तब सुनेंगे भी लोग। है ना, अभी इसी कोचिंग में कोई वैसे मतलब स्टूडेंट आ जाए, कोई अलग व्यक्ति आ जाए, उसको कोई नहीं देखेगा। अभी कोई सक्सेस आदमी आ जाए, हर आदमी निकल के बाहर तक जाके देखेंगे कौन आया है। मानते ना ये चीज? तो सीधा सीधा खेल है, स्थानीय मान बदल जाएगा। जैसे स्थानीय मान का मतलब जैसे जैसे आप जहां भी रहेंगे वहां बदल जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पर हैं, पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कहीं पढ़ा रहे होंगे किसी कोचिंग में या कहीं घर पर किसी स्कूल में, तो फिर आप क्या हो जाएंगे, वहां शिक्षक रहेंगे। ऐसे है ना, अपने घर पे होंगे तो किसी के भाई होंगे, किसी की बहन होंगे, किसी के पुत्र होंगे, किसी की पुत्री होंगे, ऐसे तो ना। सीधा सीधा कहने का मतलब है स्थान बदलने से मान बदलेगा लेकिन जात नहीं बदलेगा, ये सेम रहेगा। किसी को दिक्कत है? अब निकाल लेंगे ना जातीय मान। स्थानीय मान क्या है? चलिए अब हम बात करते हैं स्थानीय मान की। जैसे हम लिखें 4, 5, 3, तो अगर 3 के हम स्थानीय मान की बात करें तो 3 के थे स्थान पे, इकाई के स्थान पे है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 10 के पावर, पहले अंक पे है एक शून्य का गुणा। समझ में आ गया ना? इसके बाद इसमें किसका गुणा करेंगे? इसका हम गुणा कर सकते हैं 5 × 10 के पावर 1। मतलब ये कह सकते हैं इकाई के स्थान पर है तो ऐसे लिख दीजिए। देखिए समझिए, इकाई के स्थान पर इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा। जानते हैं ना चीज? फिर आगे हजार ऐसे पढ़ते हैं। तो अगर इकाई के स्थान पर है तो 1 का गुणा, दहाई के स्थान पर है तो 10 का गुणा, और सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 का गुणा, हजार के स्थान पर होता तो 1000 का गुणा, जय स्थान पे होगा जय का गुणा कर देंगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए किसी भी संख्या पे पावर अगर शून्य होता है तो उसका मान कितना होता है? 1। ये चीज ध्यान रखना, किसी भी संख्या पे पावर शून्य तो उसका मान 1। समझ में आ गया ना? किसी भी संख्या पे पावर शून्य लिखा होगा तो उसका मान 1 होगा। जैसे हम कहते 10 के पावर या 5 के पावर शून्य, तो मान कितना आएगा? 1। क्लियर है ना? हम आपसे कहते 100 के पावर शून्य, तो इसका मान कितना आएगा? 1। यक्स के पावर शून्य, मान कितना आएगा? 1। समझ में आ गया ना सबको? किसी भी संख्या पे घात शून्य, उसका मान 1। 3 के पावर मतलब 3 × 0 लिखा हो, चाहे इसको लिख सकते हैं 3 × 10 के पावर शून्य। बात तो एक है ना, क्योंकि 10 के पावर शून्य का मान 1 होता है, अभी भी बता रहे हैं ना। तो 10 के पावर शून्य का मान 1, तो 1 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा? 3। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर, देखिए यहां 10 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 5 × 10 के पावर 1। और 10 के पावर 1 का मतलब 10, तो 10 बचे 50। ऐसे उसको लिख सकते हैं 5 × 10 के पावर 2, तो या चाहे 10 के पावर 2 लिखिए, अब 4 का गुणा 100 में करेंगे 400। अच्छा यहाँ 5, हाँ ये 4 है तो 4 लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे। अब जैसे इसको आप जोड़ेंगे तो 450 और 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 453, ये ना। तो जो संख्या थी वही संख्या बन गई। तो संख्या कैसे बना? संख्या बनने के लिए पहले एक एक अंक का स्थानीय मान निकाला गया, उसके बाद उसको जोड़ दिया गया। तो यही तो हमने लिखा था ना, संख्या कैसे बनती है? संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को जोड़ा जाता है। समझ में आ गया ना सब? तो ऐसे भी स्थानीय मान निकाल सकते हैं, ये प्रॉपर तरीका है। बाकी एग्जाम में कैसे निकाल सकते हैं? से 4, 5, 3 लिखा है, हम आपसे पूछे 5 का स्थानीय मान, तो आप क्या करिए 5 के नीचे से 5 लिख दीजिए, बाकी 0 लगा दीजिए, तो 5 का स्थानीय मान 50। वही तो लिखा है ना 50, ये डायरेक्ट उत्तर आएगा। पहचान सकते हैं? जैसे हम आपसे कहें 9, 6, 2 या 9, 4, 2, 6 लिखा है, हम आपसे पूछे 4 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 4 का स्थानीय मान 4 के नीचे 4, इसके बगल में 2, 0 आ जाएगा ना। कोई दिक्कत है? अब बता देंगे सब लोग स्थानीय मान। चलिए
बताइए इसका स्थानीय मान बताइए। इसमें आपको बताना है 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान 200 बता सकते हैं ना। 2 के नीचे इसे 2 लिखना है, बाकी 2 जीरो लिख सकते हैं ना। 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 50,000। 5 के नीचे 5 लिखेंगे, बाकी सब जीरो, जितने अंक है बाकी सब जीरो, बता देंगे ना। 5 का जातीय मान 5। इस 4 का स्थानीय मान कितना होगा? हाँ, तो एक 4 के मतलब बगल में 4 लिखेंगे, बाकी सब जीरो, 4,000 आ जाएगा। लग जाएगा ना सबका। तो जातीय मान नहीं बदलेगा, स्थानीय मान बदल जाएगा। किसी को दिक्कत हो बताइए। आपको साथों साथ नोट्स बनाना है, ठीक ना, क्योंकि रिवीजन वही करेगा। बाई चांस मान लीजिए आपको आता है, बात समझना, हो सकता है जातीय मान स्थानीय मान आता है, लेकिन अगर आपके नोट्स में नहीं लिखा होगा, टॉपिक ही नहीं लिखा होगा, तो एग्जाम के समय हो सकता है वो आप ध्यान न देके जाएं। बात ये भी तो है ना। जैसे मान लीजिए आप जब रिवीजन कर रहे हो अपने नोट से, तो आप ये मान के छोड़ दें कि हमको आता है, और आप उस समय क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होगा एग्जाम के समय, पता लगा वो टॉपिक छोड़ दिए, ऐसे भी होगा ना। तो इसलिए कम से कम हेडिंग जरूर लिख लीजिए, कि हेडिंग या 1-2 सवाल लिख लीजिए, ताकि आप क्लास में बने रहेंगे। और पढ़ाई करने का मतलब है कि साथों साथ आप लिखते भी रहिए। भाई अगर आप आलसी हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? सुस्त हो जाएंगे ना धीरे धीरे। और अभी आपको एग्जाम तक सुस्त नहीं होना है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे घर हो। सुस्ती अगर आई तो फिर गड़बड़ है। चलिए एक सवाल लिखिए। संख्या 4,256 में 4 तथा 5 के स्थानीय मान का गुणनफल होगा। गुणनफल होगा, बताइए। एसएससी जीडी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया सवाल है, इस टाइप के सवाल पूछता है, बताइए। यहां तक कि यूपीएससी भी सवाल पूछता है। कितना आएगा? 5 के 50। गुणनफल पूछा है, गुणनफल मतलब गुणा करके बताना है ना। फिर 5 और 4 का स्थानीय मान कितना, गुणनफल का कितना आएगा? हाँ, तो देखिए सबसे पहले लिखा है 4, 2, 5 और 6। तो 5 का स्थानीय मान 50, 4 का स्थानीय मान 4,000, ये आएगा ना। इन्हें तो समझ में आ रहा है। हमने पूछा है गुणनफल कितना होगा, गुणनफल का मतलब गुणा। तो हम 50 गुणे 4,000 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 चौक 20, बाकी 1, 2, 3, 4, 4 जीरो और, बस ये उत्तर है। लग जाएगा सबका। हाँ, मतलब जो भी है 2 के बगल में 5 जीरो। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 के पावर 5, मतलब इस 10 के पावर 5 का मतलब होता है 10 के बगल में 5 जीरो, सही ना। तो मतलब 2 और गुणे 10 के बगल में 5 जीरो। तो अगर इसका फिर से गुणा कर लेंगे, फिर से वही माना जाएगा। समझ में आ गया ना। तो चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात सही है। क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना नहीं, एग्जाम में ऑप्शन लिखा होगा। तो अगर ये वाला ऑप्शन लिखा है तो ये सही है, ये वाला लिखा है तो ये वाला सही है। क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल हम बता रहे हैं आपको। एक सवाल और लिखे। संख्या में 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान, 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर होगा।
9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना होगा? कितना आएगा? पूरा फाइनल उत्तर बताएगा, अंतर पूछा इस बार। मतलब आप का सही तो है, लेकिन वहां तक आप जो पूछा वो नहीं बताए ना। हमने कहा है स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, तो अंतर का मतलब घटा के बताना है। कितना आ गया बताइए? जातीय मान निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे आप? 9 का जातीय मान कितना होगा? 9 का जातीय मान 9 ही होगा ना, अभी तो बताए हैं। अब इसमें क्या समझना है, समझ में आ रहा है? 9 का जातीय मान 9 ही होगा ना, और 9 का स्थानीय मान 9 के बगल में 4 जीरो लगा देंगे। तो हमने कहा है कि 9 4 6 2 8, तो इस 9 का स्थानीय मान कितना होगा? 9 के बगल में 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दीजिए, ये तो आएगा ना। हमने कहा 9 का जातीय मान, तो 9 का जातीय मान 9 ही होता है। हमने कहा अंतर बताइए, अंतर का मतलब घटाना, तो घटा तो सकते हैं। घटाएंगे तो यहां से उधार आएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, सब जगह बाकी बचेगा 9 9 9 और यहां 8, ये आएगा ना। किसी को दिक्कत है? अब समझ में आ रहा है आपको? निकाल लेंगे ना सिंपल सवालों का जातीय मान और स्थानीय मान। अब देखिए दशमलव का कैसे निकालते हैं। दशमलव का अगर निकालना हो, अगर दशमलव का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो भी तरीका वही है, सिंपल तरीका है। जैसे हम आपसे कहा दें 92.62, ठीक है ना। तो देखिए इस दशमलव से ही शून्य लगाएंगे। जैसे हम कहें 9 का स्थानीय मान, तो 9 के नीचे 9 लिखेंगे, बाकी सभी अंकों के नीचे 0 लिख देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। इसका मतलब 9 का स्थानीय मान 90, इसको 90 ही पढ़ेंगे ना, दशमलव के इधर वाला तो अलग पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे ना। 22 को 9000 नहीं पढ़ेंगे, यहां दशमलव लगा है, इसका मतलब इसको 90 पढ़ेंगे। क्लियर है? अगर हम आपसे पूछे 2 का स्थानीय मान, तो आप कहेंगे सर 2 के नीचे 2 लिखिए, बाकी सब 0 लगा दीजिए, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 2 का स्थानीय मान 2। हम आपसे कहें कि इस 2 का स्थानीय मान, तो इसके 2 के नीचे भी आपको इसे 2 लिखना है, बाकी सब 0, जहां दशमलव वहां दशमलव लगाएंगे। तो इस 2 का स्थानीय मान 0.002। समझ में आ गया ना? इसका मतलब जिसका पूछे उसके नीचे 0, उसके नीचे वही अंक लिख दीजिए, बाकी सब 0 कर दीजिए। सबसे आसान तरीका है। बाकी लिखने का तरीका इसका भी वही है। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के पावर -3। समझ में आ गया ना? ऐसे भी लिखा जा सकता है ये, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 बटा दशमलव के नीचे, इसको जब आप लिखते हैं जैसे 0.002, तो दशमलव के नीचे 1 लगाते हैं, बाकी 1 2 3 है, तो इसे 3 0 लगा देंगे, ये दशमलव हो जाएगा, हट जाता है। तो जब ये हट जाएगा तो इसको लिखेंगे 2 बटा 1000, और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे, ये दशमलव जब ऊपर जाता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 3, 3 0 3 लिख सकते हैं ना। और 10 के पावर जब 3 लिखेंगे, यही 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर -3। तो चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। क्लियर है? तो अगर आपको सीधे सीधे खाली स्थानीय मान निकालना है तो स्थानीय मान आप ऐसे बता दीजिए, फिर इसमें पावर लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम फिर से आपसे पूछे कि इस 6 का जातीय मान कितना होगा, तो 6 का जातीय मान कितना होगा? 6 ही होगा, जातीय मान नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। अगर हम आपसे कहें 6 का स्थानीय मान कितना होगा, कितना आएगा? हाँ 60 नहीं, उसको 6 पढ़ेंगे। फिर दशमलव के बाद कभी भी संख्या एक बैग नहीं बोलते, मतलब जानकारी के लिए सही है। से आपने ये कहा दिया ना कि 0.60, तो सही है, गलत नहीं है। लेकिन इसको अब 60 नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे 0.60, अलग अलग है ना, या 0.6, मतलब 0, ये दशमलव के बाद अगर कोई अंक है और उसके बाद कोई संख्या लिखा है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, उसको मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका जो मान कहेंगे ये कहेंगे 0.6, और अगर आपने 0 भी कहा दिया तो भी दिक्कत नहीं है। से आपका इतना आ गया। मान लीजिए एग्जाम के ऑप्शन में सिर्फ लिखा हो 0.6, तो यही सही है, मतलब इस 0 का यहां मतलब नहीं है। अगर अंक होगा तो मतलब है, लेकिन 0 का मतलब नहीं होता, वो सार्थक अंक में नहीं है।
ठीक है ना, नहीं पता चला कि एग्जाम में लगाए सवाल आप ऐसे लगाए, ऑप्शन में मिल नहीं कर रहा है, तो फिर कौन सा लगाएंगे, तो फिर ये वाला लगाएंगे। अगर ऐसे लिखा है 06 तो ये गलत है, क्योंकि ये 0 बाद में होना चाहिए ना, तो बाद में हम 0 0 बढ़ा सकते हैं, ऐसे अपना मन करे तो बढ़ा दीजिए। इसका वैल्यू क्या हुआ, तो ऊपर वाला कौन सा, मतलब ऐसे भी लिखा हो और ऐसे भी लिखा हो, ये बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब ये ऐसे लिखा हो 0.60, तो दोनों नहीं लिखा होगा, दोनों, क्योंकि दोनों सही है भाई, एक के साथ दोनों नहीं हो सकता ना। हाँ, मतलब तो फिर नीचे अलग ऐसा ऑप्शन लिखा है कि ए और भी दोनों सही है, समझ में आ गया ना। लेकिन अगर बाई चांस ये दोनों नहीं लिखा है, दोनों में से कोई एक के लगाना है, बाई चांस मान लीजिए वैसे, तो फिर ऐसा नहीं होगा। इस बार अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ था, हर शिफ्ट में 6-7 सवाल इनमें लेट थे, समझ में आ गया ना। तो बाई चांस अगर गलती से या इत्तेफाक से या जानबूझ के अगर ऐसे लिखा है, तो या तो फिर दोनों सही लगाएंगे, और अगर वो ऑप्शन नहीं सही दिया है तो आप पहले वाला लगाना सही, दूसरा वाला मत लगाइए, क्योंकि ये सार्थक अंक में नहीं लिखा है, समझ में आ गया ना। सही फिर यही वाला माना जाएगा, ये वाला नहीं माना जाएगा, वैसे फिर सवाल गलत लिखा है। लेकिन अगर वरीयता भी देंगे तो यही सही है, मतलब सार्थक अंक के हिसाब से देखा जाए तो फिर यही लगाया जाएगा, ये वाला नहीं लगाया जाएगा। इसलिए इसको लगाने के बाद ये कोई नहीं कह सकता कि आपने गलत लगा दिया है, समझ में आ गया ना, क्लियर है। अब तो अगर इस टाइप का होगा तो आपको यही लगाना, इसीलिए हमने इसको सॉल्व करने के बाद इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। जब इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, इसका मतलब हमने एक लाइन ज्यादा आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो फाइनल उत्तर कितना आएगा, ये वाला आएगा, तो फिर ये वाला लगाएंगे, सही है ना। जैसे कहीं आपने मान लीजिए मैथ का सवाल लगाया, 4 + 9 लिखा है, सही ना, और एक ऑप्शन में लिखा है 9, या 5 + 9 और एक ऑप्शन में लिखा है 14, तो कौन सा लगाएंगे फिर। तो इसे तो सही तो दोनों है भाई, सही तो दोनों है ना, यहाँ भी 14 यहाँ भी 14 है, लेकिन ये सॉल्व नहीं किया है, तो दोनों में से अगर एक लगाना होगा तो 14 लगाइए, और अगर दोनों सही लिखा है तो फिर नीचे लगा देंगे, ऊपर तो दोनों सही है, समझ में आ गया ना। बाकी ऐसे आएगा नहीं, ऐसे आता नहीं है, जैसे आपने मतलब कह दिया तो ये तो बात सही है, पूछने के लिए कुछ भी पूछे। बाकी कोई कैसे ऐसे आ जाए तो फिर नीचे वाला ही लगाएंगे, क्योंकि ये सॉल्व नहीं किया है ना। लेकिन ऐसे ऑप्शन लिखेगा ही नहीं, अगर ऐसे लिखा है तो फिर वो सवाल गलत माना जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए जब पेपर होता है तो उसके बाद उसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि सवाल गलत है कि सही है। तो हमारे समझ से निकाल सकते हैं सभी लोग स्थानीय मानव। चलिए एक सवाल और लिखिए, संख्या 90.125 में 5 तथा 1 के स्थानीय मान का गुणनफल होगा, बताइए। संख्या 90.125 के 5 में 5 तथा 1 के स्थानीय मान का गुणनफल कितना होगा। कितना आएगा, 0 हाँ गुणा करके बताना है ना, गुणा कर लेंगे ना। कितना है आपका, 0.0005 यह है। आप नहीं लिख रहे हैं क्या कुछ, 0.005। चलिए तो देखिए इसका हमने, हाँ चलिए हम देखिए बता रहे हैं। इसका हमने पूछा है 90.125 में इस 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 5 के हमने बताया था 5 लिखिए, इसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए, यही आएगा ना भाई। सबके आगे जीरो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.005 ये लिखेंगे ना भाई। 2 जीरो से मतलब नहीं है, दशमलव के आगे 1 के जीरो बहुत है, सही ना, ये आ गया। फिर हमने कहा 1 का स्थानीय मान, तो इस 1 का स्थानीय मान कितना होगा, 1 लिखेंगे दशमलव फिर 0, यही आएगा ना।
तो एक का स्थानीय मान कितना होगा, तो एक का स्थानीय मान हो जाएगा 0.1, ये आएगा। हमने कहा है दोनों का गुणा करिए, गुणा कर लेंगे, कितना आएगा गुणा, इसका गुणा करना, मतलब ये संख्या का गुणा। और इधर नहीं जीरो रहेगा, एक के बाद इधर लगा दीजिए, ना लगा, हमने इसके पहले यही तो बताया था ना कि ये लिखिए ना लिखिए फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब लगा भी देंगे तो गड़बड़ नहीं है, ऐसे लिख दीजिए, मतलब मन कर रहा है तो ऐसे लिख दीजिए। बात समझ में आया ना, मतलब कई जीरो लिखेंगे, दो ना, लिख दीजिए, फिर कितना आएगा, ये आएगा, बताइए। आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ, गुड़ा उड़ा नहीं आता आपको, गुड़ा भी नहीं आता तो करिए ना गुड़ा, अब भी गुड़ा करिए, कितना है 0.005, मतलब इसमें 3 जीरो, आप 2 जीरो, आप लोग बताइए। बताइए सभी लोग बताइए। जो ऑनलाइन वाले हैं क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, है ना, जिससे सभी लोगों को फायदा हो। उत्तर प्रदेश पुलिस के 4 महीने में तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। कितना आएगा, वही 0.5। चलिए देखिए इतना आ गया ना, ये गुणा करेंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो अब देखिए हम आपको गुणा करके दिखा रहे हैं, बाकी इसका जो गुणनफल आता है वो यही वाला सही था। कितना जीरो लगाए हैं, अरे तो आपने दशमलव के बाद जीरो लगाए, इसमें दशमलव के पहले आएगा जीरो, उल्टा नहीं है आपका उत्तर। आपका जो उत्तर है वो ऐसे लिखा है 0.00500, यही लिखा है ना, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा दशमलव के पहले जीरो होगा, यहाँ आपने दशमलव यहाँ लगाया है, अंतर नहीं है दोनों में भाई। दशमलव के बाद इसको मिटा दीजिए ऐसे, और इसको भी मिटा दें, तो यहाँ दशमलव के बाद में 0.005 है, और यहाँ आपका क्या है, दशमलव के बाद 500 है, दोनों दो मान लिखा है ना। चलिए इसका जब गुणा करेंगे, देखिए हम आपको गुणा करना बताया, तो 0.005 में गुणा हमको करना है 0.1 का, तो सीधे सीधे गुणा कैसे करते हैं, 5 एकम 5, ठीक है ना, 5 आ गया। लेकिन अब देखिए दशमलव के बाद पहले कितने अंक है, मतलब दशमलव के बाद अगर अंक देखें तो 1 2 3 अंक यहाँ है, और यहाँ कितना अंक है 1, तो कुल कितने अंक है 4। दशमलव के बाद क्या अंक है, 3 ऊपर है 1 नीचे है, 4 अंक है ना, तो दशमलव के बाद जो उत्तर आएगा वो 4 अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद 4 अंक, तो 1 अंक लिखा, इसका मतलब 3 जीरो लगा के दशमलव लगाएंगे, ये उत्तर आएगा, ये गुणन, ठीक है ना। दशमलव के बाद अंकों की संख्या तो गिन सकते हैं, अब भाई थोड़ा सा प्रयास भी आप लोग करिए, बहुत सुस्त बैठते हैं, सही ना, ऐसे आप किसी को कभी भी समझ में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना। हम आपको एलकेजी यूकेजी का सवाल बता रहे हैं, या तो फिर आदमी उत्तर प्रदेश पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम लेना छोड़ दे, सपना देखना भी बेकार है अगर आप ये सोच रहे हैं खाली सीख जाएंगे, क्योंकि कोई ऐसी दवा नहीं है, टॉनिक नहीं कि आपको घोल के पिला देंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, उसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। ये सोचिए कि आप खाली कोचिंग में जाएंगे और टीचर समझा देंगे, भाई आप भी प्रयास करेंगे तो समझा देगा टीचर, है ना, उसके साथ साथ आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। अब जैसे अगर ये गुणा करना है, तो गुणा अगर आपको भी नहीं आ रहा है तो फिर प्रयास करिए, सही ना। गुणा करने का मतलब हमने कहा इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिखा है, किसी ने जैसे ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा फिर ऐसे या तो बराबर करिए, 1 पंचे 5, फिर 1 शून्य 0 1 शून्य 0 फिर दशमलव है, मतलब फिर ऐसे फिर 1 शून्य 0 ये आएगा ना, फिर जीरो का गुणा करेगा, जैसे 0 0 0 0 ऐसे तो गुणा करते हैं ना, फिर इस जीरो का करेगा, सब जीरो आएगा, ऐसे तो आता है गुणा। इसके बाद फिर इस जीरो का करेगा, मतलब जितनी बार होगा ऐसे लिख देगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 5 0 0 0 0 0 ऐसे आएगा। अब आई बात दशमलव लगाने की, दशमलव कहां लगाएंगे, गिनेंगे, यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 अंक, तो 6 अंक, तो 6 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, ऐसे करेंगे, मतलब अगर यहां पर होगा तो यहाँ 6 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो जो इसका मान आएगा वो आएगा 0.0000000, मतलब 3 और 3 मतलब 1 5 भी है,
6 अंक हो गया ना। लेकिन यहां पर हमने उल्टा लिखा है, अगर ये ऐसे लिखा होता 1.00, तो फिर जब इस जीरो का गुणा होता तो इसके आगे भी तो 2 जीरो आता। समझ में आ गया ना। तो यहाँ कितने, तो इस जीरो को हमने हटा दिया तो कितना आएगा, 3 और 1 4। इसका मतलब इस सवाल का जो उत्तर आता वो सिर्फ आएगा 4 अंक के बाद दशमलव। तो ऐसे 1 5 लिखेंगे, फिर 1 2 3 गिनेंगे, फिर ऐसे दशमलव लगा देंगे, ये उत्तर आएगा। समझ में आ गया ना सबको, लगा लेंगे। अब चलिए, अब आप लोग स्थानीय मान और जातीय मान के सवाल को लगाइए, ठीक ना। कल हम लोग इसके थोड़ा सा ऊपर लेवल पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबको समझ में आया है। चलिए बाकी आगे क्लास हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। अब रीजनिंग पढ़ेंगे।